गुड इवनिंग। अब हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या नाम है पहले चैप्टर का? फ्रांसीसी क्रांति। नाम से ही समझ में आ रही होगी बात। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस एक देश का नाम है जो कि यूरोप महादेश में है। छोटा सा देश है यूरोप महादेश में फ्रांस, और उसी देश में एक क्रांति हुई थी। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा परिवर्तन जो सब कुछ ही नया कर दे। पहले क्या हालात थे, पहले का सिचुएशन थी, हर चीज को टोटली एकदम बिल्कुल बदल के रख दे। उसके बाद से सब कुछ नया नया हो जाए। ऐसे ही बदलाव को, ऐसे ही परिवर्तन को हम लोग कहते हैं क्रांति। तो फ्रांस में भी ऐसी ही क्रांति हुई थी जिसने फ्रांस के हर चीज को, उसके कंप्लीट सिस्टम को, पूरे के पूरे तंत्र को ही बदल के रख दिया, बिल्कुल नया बना दिया। उसे कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। अब हम देखते हैं इस क्रांति के बारे में। फ्रांस में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र। वहां पर राजा शासन करता था, और जिस खानदान का शासन था, जिस वंश का, उसको कहते हैं बुर्बो राजवंश। ये बुर्बो राजवंश का वहां पर शासन चला रहा था काफी लंबे समय से फ्रांस में। सन 1774 में, 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। इसी खानदान का रहने वाला था वो, बुर्बो राजवंश का था रहने वाला। बुर्बो राजवंश का ये था लुई 16, जिसकी उम्र उस वक्त 20 साल थी। यही 20 साल का लुई 16 जो कि बुर्बो राजवंश का था, सन 1774 में, 1774 में फ्रांस का राजा बना। लुई 16 की रानी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ऑस्ट्रिया भी एक देश है, वह भी एक छोटा सा देश है यूरोप महादेश में। उसी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम था मेरी एंटोइनेट, इसी मेरी एंटोइनेट से लुई 16 की शादी हुई थी। यानी कि लुई 16 की वो रानी थी, फ्रांस की रानी थी। यानी कि जिस दिन ये राजा बना उस दिन ये रानी बन गई सन 1774 में। स्वभाव से ये राजा और रानी दोनों ही विलासी थे। बहुत ज्यादा ये लोग ऐशो आराम में धन को खर्च करते थे। साथ साथ राजा जो था, हालांकि उसके खानदान में जितने भी राजा हुए थे सभी के सभी युद्ध प्रेमी ही थे। लुई 16 में युद्ध प्रेमी था। युद्ध प्रेमी, इस बुर्बो राजवंश के राजाओं का युद्ध प्रेमी होने के कारण और विलासिता जीवन जीने के कारण वहां का सरकारी खजाना तेजी से खाली हुआ था। जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना, तब सरकारी खजाना बहुत हद तक खाली हो चुका था और 2 अरब लिब्रे का कर्ज था फ्रांस के ऊपर। फ्रांस की मुद्रा
लिब्रे। तो 2 अरब लिब्रे का कर्ज था फ्रांस के ऊपर। और जब लुइस 16 राजा बना, वो और उसकी रानी भी विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, ऐशो आराम में खूब पैसा खर्च किए और युद्ध भी लड़े, जिसमें से मुख्य युद्ध जो था वो था ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध। और ब्रिटेन के खिलाफ ये जो युद्ध लड़े थे वो भी खुद अपने लिए नहीं लड़े थे, अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए। उत्तरी अमेरिकी महादेश में ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स, जाकर के 13 कॉलोनियों में बसे हुए थे। वही 13 कॉलोनी वाले लोग अब ब्रिटेन से आजादी चाहते थे। वो अपना एक नया देश बनाना चाहते थे, स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसके इर्द गिर्द अभी हम नहीं जाएंगे, जब उसकी बारी आएगी तो पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। फिलहाल शॉर्टकट में ही कहेंगे कि 13 कॉलोनी के लोग एकजुट होकर के ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, ताकि उन 13 कॉलोनियों को मिला करके वे लोग अपना एक अलग देश बना सकें, स्वतंत्र देश बना सकें। फ्रांस ब्रिटेन को अपना दुश्मन मानता था, इसलिए उसने, यानी कि लुइस 16 ने उन 13 कॉलोनियों का साथ दिया ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में, और जो कि पूरे 7 साल युद्ध चला। उस युद्ध में फ्रांस कर्ज में डूबता चला गया, क्योंकि सरकारी खजाना तो खाली था, राजा रानी का ऐशो आराम भी बंद नहीं था, और जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे, सैनिक थे सेना के, उन सबको तनख्वाह, वेतन तो देना ही था। इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर आवश्यक जो भी था उसको तो बिल्डअप करना ही था। और मुफ्त में कुछ भी नहीं होता, हर चीज में खर्चा लगता है, और खर्चा आए कहां से? खजाने में तो था नहीं, यानी कि कर्ज ले करके ये सब कुछ हो रहा था। नतीजा 10 अरब लिब्रे का कर्ज फ्रांस की सरकार के ऊपर और चढ़ गया। टोटल कितना कर्ज हो गया? 2 अरब लिब्रे का कर्ज तो पहले से था, और 10 अरब लिब्रे का कर्ज ये चढ़ गया। कुल 12 करोड़ लिब्रे का कर्ज फ्रांस के ऊपर चढ़ गया। अब कर्जदाता अपनी ब्याज की दर भी बढ़ा लिए, और फ्रांस की राजा से 10%, 10% ब्याज मांगने लगा। अब लुइस 16 को सरकार चलाना मुश्किल हो गया। धन आए कहां से कि उनको ब्याज भी भरा जाए, मूलधन भी चुकाया जाए कर्जदारों को, और देश भी चलाई जाए, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप किया जाए, सैनिकों को तनख्वाह भी दी जाए, सरकारी जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनको भी तनख्वाह दी जाए। इतना धन आएगा कहां से? एक ही विकल्प था राजा के पास, लुइस 16 के पास, कि टैक्स को बढ़ाया जाए, जनता से कर वसूल करके, टैक्स वसूल करके, और ये सारे खर्चे जुटाए जाए। पर जिस वक्त की यह घटना है, उस वक्त फ्रांस में एक तरीके से अकाल भी पड़ा हुआ था। फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोगों में भूखमरी थी। रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जरूरत की हर चीज़ की कीमत बढ़ गई थी, महंगाई बहुत बहुत अधिक बढ़ गई थी। उससे भी लोग परेशान थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था।
और यहां गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने की सोच रही थी। पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर लुईस 16 टैक्स क्यों बढ़ाना चाहता था। उसका कारण हमने आपको बता दिया, पर जनता टैक्स देने के हालात में क्यों नहीं थी, इसका भी कारण आपको हमने बता दिया। पहले तो उसको जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, वो उसके लिए मरना था, उसके लिए काम करना था, न कि टैक्स भरने के लिए। तो सरकार विवश थी, टैक्स लेना उसके लिए, टैक्स बढ़ाना उसके लिए जरूरी था, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए वो क्यों था वो समझा दिया। पर जनता टैक्स देने में सक्षम नहीं थी। क्यों नहीं थी वो हमने आपको बता दिया। फिर भी सरकार ने मन बना लिया था टैक्स बढ़ाने के लिए, तो उसकी प्रक्रिया तो शुरू हो गई। टैक्सिंग प्रक्रिया में जाने से पहले हम जाने कि उस जमाने में, उस जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय फ्रांस का समाज कैसे था, वहां के सामाजिक ढांचा, समाज की बनावट कैसी थी। तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। वर्ग को उस समय स्टेट बोलते थे वे लोग, यानी कि 3 स्टेट में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे वो पादरी वर्ग के थे। चर्च में पूजा पाठ वगैरह या जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य करवाते हैं उनको पादरी कहा जाता है। फ्रांस बेसिकली क्रिश्चियन कंट्री, ईसाइयों का देश, और वे लोग चर्च में पूजा करते हैं, और चर्च में जो भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ करवाने वाले लोग होते हैं उन्हीं को पादरी बोला जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेट था, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग शामिल था। सेकेंड स्टेट यानी कि द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल था। कुलीन वर्ग यानी कि वो वर्ग जो सरकार के साथ मिलकर काम करता था, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी था, सरकारी अधिकारी था, मंत्री था, महामंत्री था, सामंत था, जागीरदार था, वगैरह वगैरह, वो सारे इस कुलीन वर्ग के अंदर आते हैं। तो द्वितीय स्टेट में, सेकेंड स्टेट में ये थे। थर्ड स्टेट में बाकी सारे जो बच गए समाज में के सारे पादरी तो आ गए फर्स्ट स्टेट में, कुलीन वर्ग वाले सारे आ गए द्वितीय स्टेट में, और बाकी सब जो बच गए, किसान, मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे व्यवसायी, प्रोफेशनल्स, वो जो बच गए वो सब के सब किस में आते? थर्ड स्टेट में, तृतीय स्टेट में आते थे। तो फ्रांस का समाज इन 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिलाकर के फ्रांस की कुल आबादी का ये 10% हिस्सा थे, और थर्ड स्टेट वाले फ्रांस की कुल आबादी का 90% हिस्सा था। जबकि धन जो था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास 90% था, और थर्ड स्टेट के पास 10% था। यानी कि 10% आबादी के पास 90% धन, और 90% की आबादी के पास 10% धन। यानी कि सारा का सारा धन फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास था, और थर्ड स्टेट के लोग गरीब थे, धनहीन थे, क्योंकि सब इसमें ही शामिल थे। जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना था, इनको टैक्स से छूट थी, और
थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स भरना था। सबका खर्चा इस 10% के लोगों के दिए गए टैक्स से ही चलता था। 3 तरह के टैक्स ये थर्ड स्टेट के लोग भरते थे। पहला जो टैक्स था वो सरकार को कई तरह के टैक्स देते थे। संपत्ति कर, आय कर, सेवा कर, सर यानी कि सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हर तरह के टैक्स जो भी गवर्नमेंट इंपोज करती है, लगाती है, वो सारे के सारे टैक्स गवर्नमेंट को देते थे। इसके अलावा चर्च इनसे एक एक्स्ट्रा टैक्स लेता था, धार्मिक कर, जिसको टाइट के नाम से जाना जाता था। तीसरा, कुलीन वर्ग के लोग भी इनसे एक एक्स्ट्रा कर लेते थे, उसको सामंती कर बोला जाता था। यानी कि सरकार तो इनसे टैक्स लेती ही थी कई तरह के, पादरी वर्ग के लोग भी इनसे टैक्स लेते थे और कुलीन वर्ग के लोग भी इनसे टैक्स लेते थे। और पादरी और कुलीन वर्ग के लोग कहीं किसी को कोई टैक्स नहीं देते थे। यानी कि फ्रांस के समाज का जो सबसे गरीब तबका था, उसी गरीब तबके से ही कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था, और उसी टैक्स से सारे के सारे काम किए जाते थे। थी ना नाइंसाफी? अब जब लुईस 16 मजबूर था टैक्स बढ़ाने के लिए कि बिना टैक्स बढ़ाए तो उसका गुजारा नहीं होने वाला था, देश चलाया नहीं जा सकता था, यह हमने आपको समझाया। इसलिए उसने टैक्स बढ़ाने का यानी कि नया कर लगाने का प्रस्ताव रखा 5 मई 1789 को। उस समय वो अपना प्रस्ताव रखा, पर इसके पहले बहुत साल पहले टैक्स लगाया गया था फ्रांस में, मतलब नया टैक्स लगाया गया था। उसके बाद टैक्स में वृद्धि नहीं हुई थी। उस समय जो टैक्स तय हुआ था वही टैक्स इस समय भी चला आ रहा था। अब उस टैक्स को बढ़ाना था, पर फ्रांस के फ्रांसिस सरकारी नियम के अनुसार टैक्स जब चाहे राजा जैसे चाहे नहीं बढ़ा सकता था, उसकी अपनी एक प्रक्रिया थी। वो प्रक्रिया ये थी कि तीनों स्टेट के, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के कुछ प्रतिनिधियों को बुला करके, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके और उनके सामने टैक्स बढ़ाने का, नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव रख करके उनसे वोटिंग करवाई जाती थी और उस वोटिंग के अनुसार फिर नया टैक्स लगाया जाता था। और हर वर्ग को एक वोट देने का अधिकार था। यानी कि फर्स्ट स्टेट को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार था, सेकेंड स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था, थर्ड स्टेट को भी एक वोट देने का अधिकार था। यानी कि कुल वहां पर 3 ही वोट थे। बेशक उस मीटिंग में जिसमें टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाता था, जहां पर वोटिंग होनी थी, चाहे सैकड़ों लोग फर्स्ट स्टेट के क्यों न शामिल हो, सभी मिलकर के वोट तो एक ही देते थे। सैकड़ों लोग सेकेंड स्टेट के क्यों न शामिल हो, सभी मिलकर के वोट एक ही देते थे। थर्ड स्टेट के भी चाहे सैकड़ों लोग क्यों न शामिल हो, हजारों लोग क्यों नहीं शामिल हो, पर वोट तो एक ही देना था, क्योंकि एक ही वोट था। यानी कि कुल 3 ही वोट था। जाहिर सी बात है कि 3 में से 2 वोट जिधर भी जाएंगे वही कम होगा, उसी के अनुसार नया टैक्स लगेगा। और जब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स देना ही नहीं था, तो टैक्स किस तरह से दिया जाता और टैक्स देने का दर्द क्या होता है, इसका एहसास तो इनको था नहीं। टैक्स तो थर्ड स्टेट देते थे, उसका दर्द, उसका दुख, उसका एहसास सब कुछ इनको था। इसलिए जाहिर सी बात है, जब भी टैक्स बढ़ाने की बात होगी तो थर्ड स्टेट के लोग टैक्स
नहीं बढ़ाने के पक्ष में वोटिंग कर देंगे, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स बढ़ाने के पक्ष में वोटिंग कर देंगे। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि दो वोट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के दो वोट गिरने वाले हैं टैक्स बढ़ाने के पक्ष में, और मात्र एक वोट थर्ड स्टेट का गिरने वाले टैक्स नहीं बढ़ाने के पक्ष में। कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या आएगा? टैक्स बढ़ेगा, और उस बढ़े हुए टैक्स को थर्ड स्टेट के ऊपर थोप दिया जाएगा, और ये चाहे जैसे भी भरे टैक्स तो ये भरेंगे। इस बार भी यही हुआ कि 5 मई 1789 को टैक्स का प्रस्ताव रखने का दिन निर्धारित किया। फ्रांस के राजा लुई 16 ने, वहां फ्रांस में एक जगह है वर्साय, उसी वर्साय के एक आलीशान भवन को खूब अच्छी तरह से सजाया गया। आलीशान बिल्डिंग को खूब अच्छी तरह से सजाया गया, और उसी बिल्डिंग के अंदर यह टैक्स बढ़ाने का, नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा जाना था। उसके लिए लुई 16 ने तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि बुलाए। फर्स्ट स्टेट से 300 प्रतिनिधि, सेकेंड स्टेट से भी 300 प्रतिनिधि, और थर्ड स्टेट से 600 प्रतिनिधि बुलाए गए। चूंकि उस मीटिंग में महिलाओं को या बहुत ज्यादा गरीब तबके के लोगों को शामिल नहीं होना था, इसलिए उन्होंने उनको भी राजा से जो कुछ भी कहना था, अपना दुख सुख पत्र के माध्यम से उन्होंने कहना चाहा, और करीब 40,000 पत्र, 40,000 लेटर्स लिख करके उन्होंने अपने थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए कि ये राजा को जाकर के सौंप देना है। 5 मई 1789 का दिन आया, वो समय आया। उस वर्साय का आलीशान बिल्डिंग के अंदर सामने राजा के बैठने के लिए गद्दी लगाई गई थी, उसके मंत्रियों के लिए गद्दी वगैरह लगाई गई थी। सामने हॉल में एक तरफ 300 कुर्सियां लगाई गई थी फर्स्ट स्टेट के लोगों के लिए, एक तरफ 300 कुर्सियां लगाई गई थी सेकंड स्टेट के लोगों के लिए, आमने सामने मुंह करके वो बैठ सके। परंतु थर्ड स्टेट के 600 लोगों के बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं लगाई गई थी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेट के लोगों को बुलाया गया, उनको उन 300 कुर्सियों पर बैठा दिया गया। फिर सेकंड स्टेट के लोगों को बुला करके इधर वाले साइड के कुर्सी पर बैठा दिया गया, और तब थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाया गया। 300 लोगों को इधर फर्स्ट स्टेट के लोगों के कुर्सियों के पीछे खड़ा किया गया, और 300 लोगों को इधर सेकंड स्टेट के लोगों के कुर्सियों के पीछे उनको खड़ा किया गया। यहां पर थर्ड स्टेट के लोगों को बेइज्जती महसूस हुई, इंसल्ट महसूस हुआ कि हमको यहां पर बुला करके हमारा इंसल्ट किया जा रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है। फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया, और फिर राजा, फ्रांस के राजा लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का अपना प्रस्ताव रखा। जैसे उन्होंने प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव के साथ साथ उन्होंने अपना नियम एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से फ्रांस की परंपरा चली आ रही है टैक्स बढ़ाने के लिए, उस परंपरा के अनुसार हमारे पास कुल 3 वोट हैं। फर्स्ट स्टेट के पास 1 वोट, सेकंड स्टेट के पास 1 वोट, और थर्ड स्टेट के पास 1 वोट। तीनों वोटिंग करें, जिधर बहुमत होगा उसके अनुसार काम होगा। थोड़ी देर पहले ही अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जाहिर सी बात है, जिनको टैक्स नहीं भरना है वो लोग टैक्स बढ़ाने के पक्ष में वोटिंग करेंगे, और जिनको टैक्स भरना है वो लोग नहीं बढ़ाने के पक्ष में वोटिंग करेंगे। जीत किसकी होगी? इनकी होगी, यानी कि 2 वोट इधर गिरने वाले टैक्स बढ़ाने के पक्ष में, नया टैक्स लगाने के पक्ष में, और 1 वोट टैक्स नहीं बढ़ाने के पक्ष में गिरेगा। फाइनली डिसीजन यही निकलेगा कि नया टैक्स लगाया जाए, टैक्स बढ़ा करके लगाया जाए। इसलिए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स
ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, उस नियम को बदला जाए और 1 मैन 1 वोट रखा जाए, यानी कि एक व्यक्ति 1 वोट देने का अधिकार रखे। उनका कैलकुलेशन यह था कि 300 रिप्रेजेंटेटिव थे फर्स्ट स्टेट के, 300 ही प्रतिनिधि थे द्वितीय स्टेट के, दोनों मिलकर के 600 हो गए और 600 प्रतिनिधि थर्ड स्टेट के थे। अगर ये सब के सब टैक्स बढ़ाने के पक्ष में भी वोटिंग करते हैं तो टैक्स बढ़ाने, नया टैक्स लगाने के लिए कुल 600 वोट इधर से गिरेंगे, तो नहीं बढ़ाने के पक्ष में 600 वोट इधर से गिरेंगे, यानी कि दोनों के दोनों वोट बराबर होंगे, कोई एक डिसीजन नहीं निकलेगा। अगर गलती से भी इन दोनों स्टेट में से, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में से किसी एक ने भी रहम दिखाते हुए थर्ड स्टेट के लोगों पर अगर टैक्स नहीं बढ़ाने के पक्ष में वोट दे दिया तो जीत थर्ड स्टेट के लोगों की हो जाएगी और टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यही कैलकुलेशन था, इसलिए उन्होंने अपनी शर्त रखी। लेकिन राजा लुई 16 वो अपनी जीत पर था कि जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, वही परंपरा फॉलो की जाएगी और उसी के अनुसार वोटिंग होगी। वो अपनी जीत पर, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी जीत पर। नतीजा थर्ड स्टेट के लोग नाराज हो गए और वे लोग उस मीटिंग हॉल से वॉकआउट कर गए, बाहर निकल गए, बिना किसी निर्णय पर पहुंचे हुए, बिना कोई वोटिंग कराए हुए। और जब वे लोग वहां से निकले तो फिर वे लोग आपस में राय विचार करके 20 जून 1789 को उसी वर्साय शहर के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के उन्होंने अपने आप को घोषित किया नेशनल असेंबली। क्या घोषित किया? नेशनल असेंबली घोषित किया। और इनका नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कौन कर रहे थे, लीडर कौन थे? मिराबियो और आबेसिये, 2 लोग उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनका लीडरशिप दे रहे थे। वो 2 कौन थे? पहले जो व्यक्ति थे मिराबियो, दूसरे थे आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये, इन दोनों ने नेतृत्व किया और वहां पर यह तय किया गया कि फ्रांस के लिए यह नेशनल असेंबली एक संविधान लिखेगी, संविधान तैयार करेगी और उस संविधान में राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाएगी, टैक्सेशन सिस्टम को वो सुधारेगी, तीनों स्टेट के लोगों को समानता का अधिकार देगी, सभी टैक्स पेयर्स होंगे, किसी को भी किसी तरह का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, सारे के सारे विशेष अधिकार, स्पेशल जो राइट्स दिए गए वो छीन लिए जाएंगे। जो सरकारी संपत्तियां फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को सौंपी गई है, उनको गिफ्ट अप करी गई है, वो सारी के सारी वापस ली जाएंगे। ऐसा संविधान बनेगा और वो संविधान बनाने में लग गए। इसी बीच एक अफवाह आई, वो अफवाह ये थी कि सामंत लोग कुछ गुंडा किस्म के लोगों को, लठैतों को भेजने वाले हैं ताकि थर्ड स्टेट के किसानों की फसल को वो बर्बाद कर दें। इसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग नाराज हो गए। महंगाई से तो पहले ही नाराज थे, त्रस्त थे, भूखमरी उनमें तो पहले से व्याप्त थी, रोटी की कीमत बढ़ी हुई थी, इस पर वो और भड़क गए और वो फिर सड़कों पर आ गए। उन्होंने दुकानों को, गोदामों को लूटना शुरू कर दिया ताकि वो खा सके। वैसे जो दुकानदार थे, जो सामंत लोग थे, वो भी होर्डिंग कर रहे थे, ब्लैक होर्डिंग, यानी कि जानबूझ करके रोटी की कीमत को बढ़ाने के लिए वो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग कर रहे थे, उसके खिलाफ भी थे। इसलिए जनता ने उनके गोदामों को, दुकानों को लूटना शुरू किया। वो डर गए और वो सारे लोग या तो छुप गए और कुछ लोग देश छोड़ करके पड़ोसी देशों में जाकर के, फ्रांस के पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ले लिए। फिर एक और अफवाह उड़ी
कि राजा लुई 16 थर्ड एस्टेट से बहुत ज़्यादा नाराज है और वो अपनी मिलिट्री को सेना को आदेश देने वाला है कि थर्ड एस्टेट के लोगों पर, आम जनता के ऊपर वो गोलियां बरसाएं। यह सुन करके फ्रांस के थर्ड एस्टेट के लोग, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान सब सड़कों पर आ गए और उन्होंने पब्लिक मिलिट्रिया बना लिया, जनता की मिलिट्री, जनता की सेना बना लिया उन्होंने, और वो चल पड़े बैसाइल की तरफ। वह एक जेल था, बास्टिल, बैसाइल भी पढ़ते उसको, जेल था जो थर्ड एस्टेट के लोगों के अनुसार बहुत ही गंदी जगह थी। गलत तरीके से थर्ड एस्टेट के लोगों को बंदी बनाया जाता है, उसमें सजा दी जाती है, इसलिए उसके प्रति थर्ड एस्टेट के लोगों के दिल और दिमाग में घोर नफरत भरी हुई थी। तो उसकी वजह से वो उसकी तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ उनके बहुत सारे जो साथी थे, हालांकि 7 ही थे उस समय, वो 7 लोग उसमें कैदी ग्रुप में बंद थे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थे कि वहाँ से उनको बहुत भारी मात्रा में हथियार मिलने की उम्मीद थी, ताकि वो अपनी मिलिट्री को, जो पब्लिक मिलिट्रिया बनाए थे, जनता सेना जो बनाए थे, उसको वो लोग ताकत प्रदान कर सकें। उस बैसाइल जो जेल था, उसके बहुत सारे सामग्रियों को बेच करके वो कुछ इस क्रांति के लिए धन इकट्ठा कर सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लोग सारे मार्च कर दिए किसकी तरफ? उसी बैसाइल के जेल की तरफ। वहां गए, जेल को उन्होंने तोड़ा, कैदियों को बाहर निकाला, उसमें जेल का जो कमांडर था वो भी मारा गया, और फिर उन्होंने सारे हथियार लूटे। उसके बाद उसकी बहुत सारी चीज़ों को तोड़कर नोच कर ले आए और उसको उन लोगों को बेचा जो लोग अपने साथ उन चीज़ों को एक यादगार के रूप में रखना चाहते थे, उनको बेचा और उससे उन्होंने धन इकट्ठा किया। और उसी दिन से ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद ऐसी कई झड़पें हुई, ये क्रांति चलती ही रही, बहुत कुछ हुआ। अंततः 4 अगस्त 1789 को फ्रांस के राजा लुई 16 को झुकना पड़ा। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दी। इसी नेशनल असेंबली को, जिसका नेतृत्व मिराबी और आबेस ये कर रहे थे, इसको उसने मान्यता दी। और मान्यता देने के बाद उनके हिसाब से, नेशनल असेंबली के हिसाब से सरकार चलाना शुरू किया। नेशनल असेंबली का अपना संविधान लिखने का काम जारी रहा और उसको कानून बनाने वाली संस्था मान लिया गया। 1791 ईस्वी में, 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना संविधान लिख करके तैयार कर दिया और वो संविधान फ्रांस में लागू हो गया। उस संविधान के अनुसार राजा के बहुत सारे विशेषाधिकार छीन लिए गए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के विशेषाधिकार, जो स्पेशल राइट्स थे, वो छीन लिए गए। उनको थर्ड स्टेट के लोगों के बराबर ही अधिकार दिए गए। उनको जो संपत्तियां गिफ्ट में मिली हुई थी, सरकारी संपत्ति, उनको वापस ले ली गई। और अब जो टैक्सेशन लगा वो तीनों वर्ग के लोगों के लिए बराबर लगा। तीनों वर्ग के लोगों को ही टैक्स देना था सरकार को। और थर्ड स्टेट से जो फर्स्ट स्टेट के लोग टैक्स लेते थे, धार्मिक जो कर लेता था टाइथ, उसको खत्म कर दिया गया। सेकंड स्टेट के लोग जो इनसे सामंती कर लेते थे, उसको खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार को टैक्स देना था और तीनों वर्ग के लोगों को टैक्स देना था। इस तरीके से सरकार के पास अच्छी खासी रकम आ गया, अच्छा खासा धन आ गया, और उससे ब्याज चुकाने या फिर मूलधन चुकाने में जो कर्ज लिया गया था उसमें काम आया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में या सरकार चलाने में जो भी ज़रूरतें थी उसमें काम में आई। और इस तरीके से 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, संवैधानिक राजतंत्र हो गया, जो उसके पहले सिर्फ और सिर्फ एक राजतंत्र था, राजा राज करता था। और अब वो संवैधानिक राजतंत्र हो गया, यानी कि जहां पर राजा ही शासन करेगा, लेकिन एक संविधान के
अनुसार करेगा। फ्रांस की क्रांति यही नहीं खत्म हुई, इसके आगे क्या हुआ ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।